आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः स्वागत है सबका। सभी लोग ऑनलाइन होकर इसे शेयर करें। न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। न्याय की जानकारी ही न्याय की क्रांति है। न्याय स्थापना के लिए किसी युद्ध की जरूरत नहीं है। युद्धों से, संघर्षों से, लड़ाइयों से कोई हल भी नहीं निकलता। तो न्याय को जन जन तक पहुंचाना, न्याय के सिद्धांत की समझ बढ़ाना, न्याय के प्रति जनता की जानकारी और जागरूकता में वृद्धि करना, यही न्याय प्रचार का उद्देश्य होता है। हम लोग इस FB लाइव कार्यक्रम के माध्यम से निरंतर न्याय स्थापना अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और न्याय के प्रचार प्रसार द्वारा जनता में जानकारी की वृद्धि निरंतर कर रहे हैं। आप सबका भी ये दायित्व है कि आप लोग भी इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप जानते हैं कि न्याय सभा के 111 न्याय प्रस्ताव हैं, जिनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वह महालोकतंत्र का है। महालोकतंत्र में जनता मालिक हो जाती है और जनता का मतलब है देश का प्रत्येक नागरिक। किसी भी राष्ट्र के सभी नागरिक जनता के नाम से जाने जाते हैं। तो पूरा जन समाज ही मालिक होता है और मिल्कियत इतनी ही होती है कि जिसकी सहमति से सब काम हो वो मालिक कहलाता है और जिसकी सहमति न ली जाए वो मालिक नहीं रहता। तो महालोकतंत्र जन सहमति पर आधारित संपूर्ण शासन व्यवस्था है। शासन के नियम नीति निर्णय यदि जनता की सहमति से बने और लागू हो, पारित और खारिज हो, जनमत द्वारा, तो निश्चय ही जनता की मिल्कियत सिद्ध होती है। और जनता की मिल्कियत का मतलब सार्वजनिक मिल्कियत, यानी प्रत्येक नागरिक का मालिक होना इसमें प्रमाणित हो जाता है। तो आजादी का मतलब केवल इतना ही होता है कि आप मालिक हो जाएं, और गुलामी का मतलब इतना ही है कि आप नौकर हो जाएंगे। आपकी सहमति की ना अपेक्षा होगी ना प्रतीक्षा होगी। लोग अपनी मर्जी से कोई भी चीज बनाएंगे, आपके ऊपर लागू कर देंगे और आपको उसे भुगतना होगा।
तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। आपसे पूछे बिना, आपकी सहमति की प्रतीक्षा किए बिना आपके ऊपर कोई भी व्यवस्था लागू कर दी जाए तो आपको गाय भैंस की भांति मानकर रखे जाने की प्रवृत्ति का संकेत मिलता है। आप मालिक रहें अथवा नौकर रहें, ये निर्णय आपको करना है कि राष्ट्र में नागरिकता आपकी मिल्कियत वाली हो या गुलामी वाली हो। आपकी सहमति की अपेक्षा और प्रतीक्षा जिस शासन व्यवस्था में होती है उसमें आपकी मिल्कियत सिद्ध होती है। तो जनता को मालिक जहां नहीं बनाना है वहां पर पूरा समाज दो भाग में बढ़ जाता है। एक पक्ष जो है वो अपने को मालिक वर्ग बना लेता है और बाकी की मिल्कियत वो छीन लेता है। वो खुद अपनी सहमति से अपने मनमाने ढंग से वो नियम नीति निर्णय बनाता है और उसे लागू भी कर देता है। जनता की वो सहमति नहीं लेता, जनता से पूछता नहीं। तो जनता विवश रहती है उन नियमों, नीतियों और निर्णयों को फॉलो करने के लिए, मानने के लिए। अब ऐसी दशा में उसकी मिल्कियत, उसका स्वामित्व, उसकी ओनरशिप कहां गई? चंद लोगों के हाथों में सेंट्रलाइज हो गई, केंद्रित हो गई। अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है महालोकतंत्र का, ये कहता है नहीं, सभी मालिक होंगे। यदि सब मालिक हों तो आप समझ सकते हैं कि गुलाम कौन रहेगा? तो जब सबकी सहमति से किसी देश के नियम नीति निर्णय पारित और खारिज होने लगे, सार्वजनिक सहमति पूर्वक, लोकमत पूर्वक, जनमत पूर्वक, तो इसमें एक ही वर्ग हो जाएगा कि सभी मालिक होंगे, क्योंकि सबकी सहमति से ही लोग पारित खारिज हो रहे हैं। जिनको लगता है कि उनके विरुद्ध है, उनके लिए इसमें ऑप्शन भी है कि भाई अपनी जो भी हानि हो रही है, जो भी उनको क्षति हो रही है, जो भी इस नियम नीति निर्णय की वजह से उनको परेशानियां हो रही हैं, अहित अनुभव हो रहा है, वो अपनी बात रख सकते हैं। और अपनी बात रख करके उसे लागू करवा सकते हैं। समान और उचित हितों की सिद्धि होनी चाहिए। तो समान और उचित हितों की सिद्धि
आधारित नियम नीति निर्णय ही बनाने के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन शासन सत्ता के रूप में किया जाता है। उन पर अंकुश जनता का इससे लगाया जाता है ताकि बहुमत यदि उसे स्वीकार कर रहा हो तो हमेशा ध्यान रखें कि जो गुलाम वर्ग है वो कभी अल्पमत में नहीं हो सकता। अधिक लोग किसी एक को गुलाम नहीं बना सकते, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। मान लो कि 1000 लोगों ने किसी एक आदमी को पकड़ के गुलाम बना लिया, तो गुलाम बना के उससे मान लीजिए कि वो काम कराएंगे कि चलो घरों में झाड़ू बर्तन करेगा, तो एक अकेला आदमी क्या 1000 लोगों के या 1 करोड़ लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन कर देगा? तो गुलाम बनाने से फायदा क्या होगा उनको? वो कहीं ना पहुंच पाएगा। तो इसलिए गुलाम बनाने का फायदा केवल तभी होगा जब गुलाम बनाने वाले कम हो और गुलाम बनने वाले अधिक संख्या में हो, क्योंकि एक एक आदमी को सैकड़ों गुलाम चाहिए। और गुलाम क्यों बनाता है कि अपने से वो काम नहीं करना चाह रहा हो। अरे भाई कोई तो काम करो, शारीरिक श्रम कर सकते हो तो वो करो, मानसिक श्रम कर सकते हो तो वो करो, भावनात्मक श्रम कर सकते हो वो करो, कोई चेतनात्मक काम कर सकते हो तो वो करो। 4 प्रकार के कर्म, तो 4 में से कोई तो क्षमता होगी, उसमें से कोई एक काम वो करे। अब कर्म के द्वारा उपार्जित फल का उपभोग करे, उससे अपना जीवन यापन करे। तो गुलाम ना बनना पड़ेगा ना गुलाम बनाना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि लोकतंत्र में जो लोग सोचते हैं कि अल्पसंख्यक दिक्कत में आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। क्यों? कभी भी अल्पसंख्यक को गुलाम नहीं बना सकते आप। कैसे? कि आपको बहुत सारे लोगों का हित लूट करके ही खजाना भरने की स्थिति आएगी। जब हजारों लोगों को कोई लूटेगा तब उसका एक का खजाना, और 1000 लोग किसी एक को लूटेंगे तो उनका खजाना कहां से भरेगा? इसीलिए लुटेरों के गिरोह कम होते हैं और लूटने वालों का समाज बहुत बड़ा होता है। जैसे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, तो जब वो जा रहे थे यहां से, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है छोड़ देते हैं, तो चले गए और 15 अगस्त 1947 को भारत से चले गए। तो जब वो जा रहे थे तो लोग बताते हैं कि उनकी संख्या कुल 1,05,000 थी। वो इससे 2-4 कम ज्यादा भी रहा हो, लेकिन अब 1 लाख की आबादी, जनसंख्या गुलाम बनाने वाले मालिकों की थी। अब गुलाम बनने वाले कितने थे? 35 करोड़ से भी ज्यादा। तो जो गुलाम बनाता है उसकी संख्या हमेशा कम होती है, जो गुलाम बनता है उनकी संख्या बहुत बड़ी मात्रा में होती है, बहुत बड़ी एक भीड़ होगी पूरी। तो ये कहीं भी उदाहरण आप देखेंगे तो थोड़े से लोग, लुटेरे हमेशा थोड़े से लोग होते हैं। जैसे पूंजीवाद जो आया, तो पूंजीवाद में कितने सेठ थे? आप सोचते हैं कि हर एक घर में पूंजी थी और सब लोग पूंजीवादी थे। अगर ऐसा होता तो पूंजीवाद ही नहीं आता। ये तो फिर जब यूनिवर्सल है वो बात, तो फिर वाद कहां बचा?
समाप्त हो गया। तो जब भी कोई किसी को गुलाम बनाएगा तो स्वयं उसकी संख्या कम होगी। अंग्रेजों की संख्या भारतीयों की संख्या से इतनी कम क्यों थी? वो 1,00,000 कुछ हजार थे और भारतीय कितने? 35 करोड़ से भी ज्यादा आजादी से पहले। तो ये अधिक संख्या वाले गुलाम कैसे बन गए? अब चलो और पीछे चलो। जब मुगलों ने आपके देश को गुलाम बनाया तो मुगल कितने थे? और थोड़ा पीछे देख लें एक बार, क्योंकि अंग्रेजों का गुलाम बनने से पहले भारत मुगलों का गुलाम था। बाबर का अकेला एक परिवार आया था, और उसमें भी हुमायूं बीमार था, उसका लड़का। तो बाबर ने, और उसके पास थोड़े से सिपाही, तो उसने गुलाम कैसे बना लिया? सोच के देखो कि गुलाम बनाने वाले की संख्या कम क्यों थी? अंग्रेजों की संख्या तो चलो ठीक है, आप लाखों में गिन रहे, लेकिन उनकी संख्या जब मुगल आए तो उनकी संख्या तो हजारों में भी नहीं थी। तो फिर हजारों लोग करोड़ों लोगों को, या लाखों लोग करोड़ों लोगों को गुलाम कैसे बना सकते हैं? क्या ये संभव है? लेकिन ये संभव हुआ है, सब जगह हुआ है। तो गुलाम बनाने वालों की संख्या हमेशा कम होती है, गुलाम बनने वालों की संख्या अधिक होती है। तो यदि जन सहमति पर आधारित शासन व्यवस्था हो तो ये जो थोड़ी सी संख्या में जो बदमाश लोग, कुछ गुंडे टाइप के, बदमाश टाइप के, ये जो शासन सत्ता के हथियार की और मनमर्जी का नियम नीति निर्णय थोप कर किसी देश पर, उसकी जनता पर, और उसको गुलाम बना लेते हैं। तो नियमों, नीतियों, निर्णयों के द्वारा ही मनमाने जो नियम नीति निर्णय बनाते हैं बदमाश लोग, तो वही तो गुलाम बनाता है। कोई वो थोड़ी ना सबके घर जा जाके गुलाम बनाता है, एक एक आदमी को पकड़ कर रस्सी में बांध के घसीट रहा है। ऐसा कहाँ हुआ? अंग्रेजों के टाइम पे सब आप लोग अपने घर पे ही रहते थे, किसी के गले और पैर में रस्सी बांध के तो घसीट नहीं रहे थे। तो गुलामी कैसी थी? अंग्रेजों के नियम नीति निर्णय मनमाने अपने ढंग से लागू कर देते थे, बस न्यायशील नहीं होते थे वो नियम नीति निर्णय। तो न्यायशील नियम नीति निर्णय ही आजादी है, और अन्यायशील नियम नीति निर्णय ही गुलामी है। ये बात साफ हो गई। यदि नियम नीति निर्णय जनता की सहमति से बनाए जाए, कोई मनमाने ढंग से ना लागू कर पाए, तो मतलब वो गुलाम नहीं बना पाएगा। तो महालोकतंत्र इसलिए कितना महत्वपूर्ण है, जो सबकी सहमति से ही नियम नीति निर्णय पारित करने की बात कर रहा है, जनसहमति से, सार्वजनिक सहमति से। तो ये मनमाने नहीं रह पाएंगे नियम नीति निर्णय, तो इसका मतलब आप गुलाम नहीं रह पाएंगे, मालिक हो जाएंगे। क्योंकि सहमति, जिसकी सहमति से नियम नीति निर्णय होगा वो मालिक होता है, यही ना सूत्र हुआ। तो महालोकतंत्र कहता है कि लोग बहुमत से ही नियम नीति निर्णय पारित खारिज होंगे। तो बहुमत से अगर होंगे तो गुलाम बनाने वाला बहुमत में नहीं रहता। थोड़े से मुगल आते हैं, गुलाम बना लेते हैं, थोड़े से अंग्रेज आते हैं और आपको गुलाम बना लेते हैं।
डाकुओं का एक छोटा सा गिरोह आता है 4 से 10 लोगों का, अब पूरे गांव को लूट लेता है। तो इसे समझ लें कि बदमाश वर्ग की संख्या हमेशा कम होती है। तो वो अगर वोटिंग सिस्टम लागू कर दिया जाए तो बदमाश के मन के मुताबिक नियम नीति निर्णय नहीं रह जाएंगे, ये बात प्रामाणिक हुई। क्योंकि बदमाश की वोटें हमेशा कम होगी, तो कम वोट के द्वारा आप कैसे पारित खारिज करेंगे? इससे सिद्ध हुआ कि ये जो बहुमत आधारित शासन व्यवस्था है कि जिस बात को अधिक वोट मिल जाए वो पारित, और जिस बात के विपरीत अधिक वोट पड़ जाए वो खारिज। तो बात स्पष्ट है कि महालोकतंत्र आजादी का ही बिगुल है। और कई जो कुतर्क इस पर करता है वो असल वो उसी वर्ग का रहता है, बदमाश। उसको जब टटोलोगे तो पता चलेगा कि या तो उनका एजेंट है, उसे 2-4 रुपए लेके बक रहा है, 4,000 पकड़ा दिया होगा, या तो ये उनका एजेंट है या उन्हीं का सदस्य ऐसी जैसी, उन्हीं की कमेटी का, उन्हीं की गिरोह का। वास्तविक बात यह है कि जन सहमति से यदि नियम नीति निर्णय पारित खारिज होने लग जाए तो किसी आजादी के आंदोलन की जरूरत नहीं रहेगी। इसी विषय में आज का प्रश्न है, पूछा गया है। सम्यक जी ने यह प्रश्न रखा है कि राष्ट्र में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के क्या कारण हैं? इनके क्या न्यायशील समाधान है? अब राष्ट्र में ये सांप्रदायिक तनाव क्या है, थोड़ा इसे समझ लें। कि ये संप्रदाय क्यों है, और फिर ये कई क्यों हैं, और फिर कई हैं तो इनके बीच में तनाव क्यों है? कई बातें हैं इसमें। प्रश्न छोटा है, बातें कई सारी इसमें जुड़ी हुई। एक तो ये संप्रदाय क्या है, फिर ये संप्रदाय कई क्यों है, और फिर संप्रदायों के बीच में तनाव क्यों है, और फिर इस तनाव का क्या कोई न्यायशील समाधान भी है, कोई हल भी है, ये पूछा जा रहा है। अब देखें, संप्रदाय ये इतने सारे कैसे बन गए? यदि महालोकतंत्र लागू हो और जनता की सहमति से नियम नीति निर्णय राष्ट्र में पारित खारिज होने लगे, तो ये संप्रदाय के गठन की जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि आदमी अपने अपने हितों की रक्षा के लिए वो मताधिकार प्राप्त किए हुए। धर्मेण प्रजा सर्वे रक्षन्ति परस्परम। यदि प्रजा को ये न्याय धर्म मिल जाए कि उसकी सहमति से ही पारित खारिज होना है नियम नीति निर्णय विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका की, तो क्या होगा कि सभी मालिक हो जाएंगे। तो कोई किसी को डरा के अपने गिरोह में, माने संप्रदाय में भर्ती करने की स्थिति में नहीं रह जाएगा कि तुम्हारे हिताधिकार नष्ट हो जाएंगे, तुम हमारी तरफ आ जाओ। लोग अपने अपने हितों की रक्षा के लिए ही किसी गिरोह के सदस्य बनते हैं, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। तो ये अनेक प्रकार के संप्रदाय, अनेक प्रकार के
सांप्रदायिक संघर्ष, ये अगर महालोकतंत्र लागू हो तो ये मूल्यहीन हो जाएंगे। संप्रदाय कोई बना भी लेगा तो वो ढुलमुल होगा। आप मताधिकार सबको देके देख लो। अपने हितों की रक्षा आदमी स्वयं करने लग जाएगा। अगर उसको उसकी सहमति से ही नियम नीति निर्णय पारित खारिज होने लग जाएंगे तो अपने हितों की रक्षा के लिए वो किसी गुंडे की शरण में क्यों जाएगा? तो वो सामान्य अपने घर में रहने लगेगा। और किसी के डराने से क्यों डरेगा? वो तो कहेगा कि हमको जो नियम अच्छा नहीं लगेगा हम उसको वोट नहीं देंगे, जो अच्छा लगेगा उसको हम ही को पारित खारिज करना है। जो नियम लागू है उनकी भी समीक्षा का अधिकार है। तो ये डर खत्म हो जाता है। राष्ट्र में सांप्रदायिक जो संघर्ष चल रहा है वो सांस्कृतिक संप्रदाय है, लेकिन संघर्ष उनका सांस्कृतिक नहीं है। संघर्ष दूसरी बात का है। तो वो संप्रदाय नहीं है, वो अपने अपने हितों की रक्षा के लिए घनीभूत हुए गिरोह मात्र हैं। वो संस्कृति भले ही आपको दिख रहा हो कि विशेष प्रकार की वेशभूषा पहने हैं, विशेष प्रकार का आहार विहार करता है, विशेष प्रकार के पूजा उपासना करता है, इस वजह से वो संप्रदाय बना है। ऐसा लगता है सांस्कृतिक संप्रदाय, लेकिन न, ये किसी दूसरे चक्कर में संस्कृति की तो आड़ लिए रहते हैं कि इस आड़ में एकजुट हो जाएंगे। एकजुट किसी और उद्देश्य से होते हैं, सांस्कृतिक उद्देश्य से नहीं। संस्कृति तो हम आपको बता दें कि संस्कृति निजी ही होती है। आप क्या खाएंगे क्या पहनेंगे जरूरी नहीं आपका पड़ोसी वही रुचि रखता हो कि आप आलू खाएंगे तो पड़ोसी भी आलू खाए, आवश्यक नहीं है। आज हो सकता है आपके साथ आलू खा ले और कल उसको ना अच्छा लगे, तो ये तो रोज संप्रदाय बदल जाएगा। अगर सांस्कृतिक ही संप्रदाय हो तो ये रोज बदल जाएगा। संप्रदाय को कल्ट भी कहते हैं। कल्ट माने कल्चर वाला, कल्चर से कल्ट बना, संस्कृति से बना। तो ये सांस्कृतिक पाखंड मात्र ओढ़ करके, जैसे कि डाकू लोग आर्मी की वर्दी पहन के, पुलिस की वर्दी पहन के डकैती मारने के लिए जाते हैं। क्यों? सहूलियत हो जाए। तो ये वर्दी तो, वेशभूषा तो उपयोग की गई है किसी और गणित के लिए। उद्देश्य क्या है? क्या वर्दी पहनना उसका उद्देश्य है? नहीं ना। डकैती मारना उद्देश्य, उसके लिए वर्दी पहने। तो विशेष प्रकार का बुर्का, विशेष प्रकार का चोटी, विशेष प्रकार का जनेऊ, विशेष प्रकार का ये निजी मामला हो सकता है किसी का। किसी को अच्छा लगता है रखे, किसी को नहीं अच्छा लगता नहीं रखे। जब अच्छा लगता है तब रखे, जब नहीं अच्छा लगता तो बाहर रख देता है। लेकिन ना, इनके सांस्कृतिक संप्रदाय इतने कट्टर हैं कि जिंदगी भर कोई टोपी पहने घूम रहा है, कोई जिंदगी भर पगड़ी बांधे घूम रहा है, कोई जिंदगी भर बुद्धम शरणम गच्छामि कर रहा है, कोई जिंदगी भर कुछ और कर रहा है। तो ऐसा क्यों? सांस्कृतिक हलचलें रुचि पर आधारित है, प्रियता पर आधारित है। आज आपको क्या खान पान प्रिय लग रहा है, कल जरूरी नहीं है कि वही तड़के वाली दाल आपको अच्छी लगे। सेम, आप बदल भी सकते हैं इसे। एक ही व्यक्ति एक ही प्रकार का खाना खाता चला आ रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, बदल रहा है। तो खान पान बदल रहे हैं, वेशभूषा बदल रही है निजी तौर पे, लेकिन सांप्रदायिकता में वो वही वाला बुर्का पहन के आ जाता है, वही चटैया रख के आ जाता है, वही नाटक करके आ जाता है। इसको देखो, सांप्रदायिक, जब सांप्रदायिक उन्माद, जैसे सभी डाकू वही पुलिस की वर्दी पहन के आ जाते हैं,
सांस्कृतिक संप्रदाय हैं ये वास्तव में सांस्कृतिक नहीं है। संस्कृति तो ओढ़ी हुई किसी दूसरे उद्देश्य के लिए, जैसे किसान के खेत में किसान एक फर्जी पुतला टांग देता है, हंडी लगा के उसमें मुंह और आंख बना देता है, फिर एक पुराना सा कपड़ा पहना देता है, पुआल बांध देता है डंडे में, तो आपको एक पुतला तैयार होके दिखाई देता है। अब वो क्या, वो वहां पे उद्देश्य क्या है उसका? उसे कहते ही है धोखार। गांव धोखार माने धोखा देने के लिए। इसको कुछ चिड़िया लोग आते हैं तो इस धोखे में कि कोई आदमी खड़ा है वो भाग जाएंगे ताकि खेत न चुके। तो उसी तरह से आपको धोखा देने के लिए ये कल्ट खड़े, उसी तरह का अजीब अजीब वेशभूषा पहने। तो ये उस उद्देश्य से नहीं है। पादरी, इमाम, लामा, इताम झाम, पुरोहित, ये सारी वेशभूषा और दुनिया भर का चंदन मंदन लेटे लपेटे और मतलब जैसे कि नौटंकी में सज के लोग जाते हैं, इस तरह से रोज सजते हैं वो। इसका किसी भगवान से या किसी कोई संबंध नहीं है। ये तो लगातार ब्रांडिंग बनाना, ब्रांडिंग के आड़ में धोखा देना, एक ब्रांड बनाए रहते हैं, अजीब अजीब तिलकों के ब्रांड, अजीब अजीब हेयर स्टाइल के ब्रांड, अजीब अजीब ढंग की चीजें वो तैयार करते रहते हैं और उस पर टिके रहते हैं, वही रिपीटेडली करते रहते हैं। तो आप इसको सोचना कि ये कल्ट भी नकली है, वास्तव में नहीं है। ये चक्कर कुछ और है। ये संस्कृति के लिए नहीं है, ये संस्कृति को मोहरा बनाए हुए, मोहरा बना के उद्देश्य से कोई छिपा हुआ एजेंडा दूसरा है। आम जनता कभी नहीं समझ पाती कि ये चक्कर क्या है, कि मौलवी इसी टाइप की ड्रेस पहन के क्यों खड़ा है, कोई दूसरा पादरी उसी टाइप का क्यों बना हुआ खड़ा है। क्या इनके संप्रदाय में यही उद्देश्य से ये वेशभूषा धारण की गई है, विशेष प्रकार का ड्रेसअप, विशेष प्रकार का साज सज्जा? नहीं, चक्कर कुछ और हो सकता है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, गणित कुछ और है पीछे, उल्लू दूसरा कुछ सिद्ध करना है, साधना है। मूल उद्देश्य सबका है आर्थिक संसाधनों को हथियाना अधिक से अधिक। अब इसके लिए चाहे पुलिस की वर्दी पहन के कब्जियाना पड़े, चाहे आर्मी की वर्दी पहन के कब्जियाना पड़े, चाहे जो कुछ भी कब्जियाना पड़े, आर्थिक संसाधनों की लूट के अतिरिक्त किसी भी संप्रदाय का, किसी भी गिरोह का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। और इसीलिए कहा गया है कि आप नियम नीति निर्णय सहमति से बनाओ। राष्ट्रीय व्यवस्था वास्तव में अर्थव्यवस्था होती है। चाणक्य तो राजनीति को अर्थनीति ही मानते थे। उनका राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो आप समझ सकते हैं कि चक्कर केवल आर्थिक है। सबकी निगाह आर्थिक संसाधनों को हथियाने पर लगी रहती है। आर्थिक संसाधन में चार चीजें,
कृषि भूमि, दूसरी मौद्रिक पूंजी, तीसरी है राजकोषीय भंडार और चौथा है राजमहल से बाहर मंदिर, मठ, गुरुद्वारे, चर्च। ये सब क्या है? चौथे। तो कुल 4 आर्थिक संसाधन हैं। पांचवी जो है वो पशुओं के लिए, जंगलियों के लिए, उसे वन संपदा कहते हैं। वहां ना कृषि है, न वाणिज्य है, न राज्य संपदा है, न मठ मंदिर की संपदा है, वन संपदा। तो वन संपदा वनैले जीवों के लिए, जंगलियों के लिए। मानव समाज में 4 ही है: कृषि, भूमि, मौद्रिक पूंजी, राजकीय कोष, मठ मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च की दान दक्षिणा, डोनेशन आदि बड़े पैमाने पर, वो भी राजकोष से कम नहीं, ज्यादा ही। तो आप समझ सकते हैं कि 4 ही संपदाएं हैं आर्थिक। इन चारों आर्थिक संपदाओं, संसाधनों को लूटने के लिए अनेक प्रकार के कोई कल्ट बनाए घूम रहा है। यदि राष्ट्रीय तल पर यह व्यवस्था ला दी जाए कि सभी लोग आर्थिक संसाधनों से संबंधित राजकोषीय जो भी बजट पारित करना है, सब नियम, नीति, निर्णय वो जन सहमति से होंगे, तो ये कल्ट बनाने खत्म। और जब कल्ट ही नहीं रहेगा तो कल्ट का संघर्ष कैसा? कल्टों के बीच में, संप्रदायों के बीच में। और जब संघर्ष ही नहीं है तो इसके समाधान की भी कहां जरूरत है? अरे इसकी उपज ही गलत है, तो इनकी नींव ही उखाड़ दो। क्या? जनता को मताधिकार। उसके बाद जो संस्कृतियां सब निजी निजी हो जाएंगी। किसी को सात्विक चीजें पसंद है, किसी को राजसिक चीजें पसंद है, किसी को तामसिक चीजें पसंद है। संस्कृति त्रिगुणमयी है, 3 प्रकार की होती है। एक होती है सतोगुणी, सात्विक, दूसरी है रजोगुणी, तीसरी है तमोगुणी। तो मनुष्य या तो रजोगुणी चीजें या सतोगुणी चीजें इस्तेमाल कर रहा है, आहार विहार, वेशभूषा, बोली भाषा, पूजा उपासना, या तो सतोगुणी कर रहा है या फिर रजोगुणी कर रहा है या तमोगुणी कर रहा है। सतोगुणी क्या है कि जो जो बातें शुभ हैं, सुंदर हैं, सुखद हैं, शांतिपूर्ण है, वो सब सात्विक है। जो कुछ भी शुभ है, सुखद है, दुखद नहीं, कष्टप्रद नहीं है, विकासकारी है, विनाशकारी नहीं है, विध्वंसकारी नहीं, वो सब सौंदर्य माधुर्य से युक्त चीजें जितनी भी हैं वो सब सात्विक हैं। और तामसिक इसके उल्टे वाली, जो कुछ भी मलिन है, गंदी है, दूषित है, विनाशक हैं, कुरूप हैं, भद्दी हैं, वो सब तामसिक हैं। और जो बीच की हैं कि कुछ तामसिक लक्षण और कुछ सात्विक लक्षण दोनों से युक्त हैं, कुछ मिश्रित स्थिति में, हम उनको रजोगुणी बोलते हैं। तो आप मौलिक रूप से ये 3 प्रकार की ही जिंदगी जी पाते हैं। सांस्कृतिक 3 में जिसको जो रुचे वो उसका पालन करता है, और ये सुबह दोपहर शाम तक में भी बदल जाता है। तो कल्ट कैसे ठहरेगा भाई? कल्ट बचेगा कैसे? बचेगा? सुबह वो उर्दू में शायरी कर रहे थे, दोपहर में
कल्ट बदल गया, अब क्या करूं? हाँ? फिर अंग्रेजी झाड़ने लगे, एक और कल्ट बदल गया। तो सुबह से शाम तक में तो ये 4-6 कल्ट से गुजर जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि कल्ट तो भाई ये बन नहीं पाएगा यदि आप आजाद हो, गुलाम ना हो। गुलामों के ही कल्ट बन सकते हैं। तो ये जितने संगठित ऐसे गिरोह आपको दिखाई देते हैं, ये गुलामों के ही गिरोह हैं। एक्चुअली इनका कोई ना कोई मालिक होगा टटोलो। अगर हिंदू संप्रदाय है तो उसका कोई मालिक होगा, कोई वैष्णव संप्रदाय है तो उसका भी कोई मालिक होगा, कोई शैव संप्रदाय है तो उसका भी कोई मालिक होगा, कोई दूसरा मुस्लिम संप्रदाय है उसका भी कोई मालिक होगा, और ये गुलामों के गिरोह होंगे। और जहां गुलामों के गिरोह होंगे तो जहां पे जानवर होंगे तो कोई ना कोई वो चर रहे हैं तो उनका चरवाहा भी कोई ना कोई होगा, टटोलो वहीं कहीं, जिसने ये झुंड बना रखा है। कोई ना कोई देखो उनका लीडर होगा वहीं आसपास। तब आपको पता चलेगा कि वो चंद लोग ही पूरे संप्रदाय को मूर्ख बनाते रहते हैं, और उनके हेड। वो चरवाहा उनका संरक्षक होने का दावा भी करता रहता है और उनको मताधिकार भी नहीं देता। क्या आप अपनी सहमति से, भाई मैं कोई नियम नीति निर्णय बनाऊं तो आप उस पर अपने मतों द्वारा पारित खारिज कर सकें। अगर कोई ऐसा आपका मुखिया बोले तो आपको गुलाम कैसे बनाएगा? क्योंकि वो मनमाने नियम नीति निर्णय से ही गुलाम बना सकता है। अभी पीछे चर्चा हुई थी। अब अगर उसने ये कह दिया कि आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए नियम नीति निर्णय को पारित खारिज कर सकते हो, तो फिर गुलाम कैसे बनाएगा? क्या विधि बची? सारी विधि ही अकेली एक है। यही अगर आपके नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का आपको अधिकार मिल गया तो बात ही समाप्त हो जाएगी। किसी भी कल्ट में कह दो कि उनका जो मालिक है वो ये अधिकार दे के दिखाए। हम लोग जैसे अपने संगठन और अपने जो भी संस्थाएं हम लोग रन कर रहे हैं उनमें ये अधिकार प्राप्त है, तो दूसरी जगहों पे दुनिया में अधिकार प्राप्त ये वाले क्यों नहीं? वो नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अपने सदस्यों को अधिकार क्यों नहीं देते? कोई भी कल्ट अगर ये दे दे तो क्या वो मलाला को गोली मार पाएगा? उनका मुखिया वर्ग ही तो गोली मार रहा हो या मरवा रहा हो। नहीं तो मुखिया घोषित नहीं कर देगा कि जो मलाला को गोली मार रहा है उसको संप्रदाय से बेदखल कर दिया जाएगा। नहीं, लेकिन कहां कर रहा है? इसका मतलब वही भेज रहा है मारने। ये सब सोचा समझा है। वो अकेले सीधे सीधे जाके गांधी जी को गोली नहीं मार देता। वो सब प्रायोजित कार्यक्रम रहता है, कहीं ना कहीं से प्रोजेक्टेड होगा। वो अकेले कोई किसी मलाला को गोली नहीं मारा है, वो प्रोजेक्टेड आदमी, मालिक लोग होंगे पीछे, ढूंढो। तो इनकी सबकी जो कल्ट है उसमें ये मताधिकार नहीं होगा। उनकी सहमति से उस कल्ट के, उस संप्रदाय के, उस संगठन के, उस संघ के, उस समुदाय के, उस पार्टी के, उस दल के, उस देश के ले लो, लोगों को नियम नीति निर्णय पर अपना मत व्यक्त करने का, अपना माने वोट करने का, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करने का अधिकार उन्होंने नहीं दिया होगा। देख लें, बात ये बिल्कुल दो टूक है। अब आप समझ रहे होंगे कि कल्ट पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है।
कल्ट, ये कल्टिज्म ही पूरा तभी रहेगा जबकि उसके फॉलोअर्स को, उसके सदस्यों को अहमियत ना दी जा रही हो, उनके अपनी प्रियताओं अप्रियताओं को महत्व ना दिया जा रहा, उनकी सहमति की अपेक्षा और प्रतीक्षा ना की जा रही है। ऐसे ही दलबल छल पूर्वक जबरन थोपा जा रहा हो, बुर्का जबरन थोपी जा रही हो, नमाज जबरन थोपी जा रही हो, पूजा जबरन थोपी जा रही हो, विशेष प्रकार की वेशभूषा की बुर्का नहीं पहनोगे तो ठूस दिए जाओगे। अब समझ लें, आप उनकी सहमति से करो ना, मना नहीं है। आप बुर्का पहनाओ, आप जनेऊ पहनाओ, टोपी पहनाओ, गमछा पहनाओ, चड्डी पहनाओ, बनियान पहनाओ, जो मर्जी पहनाओ, चौगा पहनाओ, ओसो का मना नहीं है। बस उनकी सहमति और असहमति से ही नियम नीति निर्णय पारित खारिज होने दो। अभी हमने सुना कि ओशो के संप्रदाय में अभी उनके मठ की जमीन दे दी गई, बड़ी महंगी। अगर इस पर वोटिंग करा दिया जाए उनके अनुयायियों की तो शायद ये खारिज हो जाए, क्योंकि कोई अपना मठ उजाड़ कार्यक्रम क्यों पसंद करेगा। लेकिन वोटिंग पर आधारित ये काम नहीं होते। कहीं भी आप देखेंगे कि जनमत की अपेक्षा प्रतीक्षा नहीं है। पंचतंत्र की एक कथा, न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई स्वविक्रमार्जिते राष्ट्रम स्वयमेव मृगेंद्रता। अब इसे देखें, स्वयमेव मृगेंद्रता, स्वयं ही उनका राजा बन बैठा। मृगों का मृगेंद्र माने मृगों का राजा बन बैठा। कौन? सिंह। कैसे बन बैठा? जबरदस्ती, बलपूर्वक चढ़ बैठा। स्वविक्रमार्जिते, स्वयं ही अपने विक्रम पराक्रम से लग लिया। क्या किया? मान न मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती उनका राजा बन लिया। मृग जो है इधर उधर फड़फड़ा रहे हैं, उनसे पूछा भी नहीं जा रहा है। स्वयमेव मृगेंद्रता, तो ये स्वयमेव मृगेंद्र, जबरन स्वयं ही उनका राजा बन लो, उनका मंत्री बन लो, उनसे पूछने की जरूरत नहीं। जबरदस्ती विधाता बन लो, विधायक बन लो उनके। वो हटाना चाहे तो हटा ना सके, वो तुम्हारे द्वारा पारित विधेयक को खारिज करना चाहे खारिज न कर सके, उनके सारे मताधिकार छीन लो, मतों की अभिव्यक्ति के अधिकार ही छीन लो नियम नीति निर्णय पर से, बात ही समाप्त है। हमेशा के लिए वो गुलाम। तो ये मिल्कियत और गुलामी की कहानी है, इसे ठीक से समझने की जरूरत है। व्यापक इस पर चर्चा की जरूरत है। जनता को यही सब जानकारियों की आवश्यकता है कि तुम मालिक नहीं, तुम गुलाम बना लिए जा चुके हो, और ये हजारों वर्षों से तुमको अनेक प्रकार के फॉर्मेट में, कभी पूंजीवाद की आड़ में, कभी कम्युनिज्म की आड़ में, कभी सोशलिज्म की आड़ में, कभी राजतंत्र की आड़ में, कभी प्रजातंत्र की आड़ में। देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजा के हाथ में कुछ भी तंत्र का नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने तक का अधिकार नहीं। उनकी सहमति और असहमति की ना प्रतीक्षा ना अपेक्षा, फिर भी तंत्र तुम्हारा है। तुम्हारी सहमति की जरूरत नहीं किसी बात में, जो मर्जी मनमाना ये थोप देंगे और तंत्र तुम्हारा है। देख, प्रजाओं तंत्र तुम्हारा है और तुमसे न कुछ पूछा जाएगा, न जांचा जाएगा, सिर्फ तुम्हारे ऊपर आएंगे जूते। 10-10 हजार रुपए के जुर्माने,
जबरदस्ती जेल, दंड, पुलिस की गाली, जबरन बुलडोजर तुम्हारी जिंदगी में घुसेगा, तुम कुछ ना कर सकोगे, तुम न पारित कर सकोगे, उसकी नीति को न खारिज कर सकोगे। स्वविक्रमादित्य राज्य, जबरन दुष्प्रचार करके चारों तरफ से और पेटी खिंचवा के कोई भूत कैप्चर करके और स्वविक्रमादित्य राज्यम, राज्य हथिया लिया। अब उसके बाद स्वयं मृगेंद्रता, बलपूर्वक राजा बन बैठे। जन सहमति की अपेक्षा नहीं। और महाभारत क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है न वै राज्यम न राजासी न च दंडो न दांडिका, धर्मे नैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। सारी प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। पारस्परिक हितों की रक्षा जनता स्वयं ही आपस में कर लेती है, आपसी सहमति से। देखिए, पारस्परिक सहमति से, आपसी सहमति से ही वोटिंग के द्वारा अपना नियम नीति निर्णय पारित खारिज कर लेती थी जनता। कहा जा रहा है महाभारत में इस श्लोक में कि न वै राज्यम न राजासी न च दंडो न दांडिका। पहले सतयुग में न कोई ऐसा राजतंत्र था जैसा चल रहा है, ना कोई ऐसा कब्जेदार स्वविक्रमादित्य वाला कोई राजा था जंगली, न दंडो न दांडिका, न कोई दंड विधान, दंड का कोई विधान नहीं, और न दांडिका, और न कोई दंड देने वाला दंडाधिकारी, दंडाधीश। फिर क्या था? आधा श्लोक नीचे कहता है धर्मे नैव प्रजा, प्रजा को न्यायपूर्वक, न्याय को धर्म कहते हैं, प्रजा न्यायपूर्वक आपस में पारस्परिक सहमति से अपने हितों की रक्षा स्वयं कर लेती थी। उन बदमाशों की जरूरत ही नहीं। ये है सनातन धर्म जब था, जिसे नष्ट करके ये हिंदू धर्म तथा कथित पनपा, राम का धर्म, फिर कृष्ण का धर्म, फिर बुद्ध का धर्म, फिर महावीर का धर्म, फिर जीसस का धर्म, मोहम्मद का धर्म। हा? ये जो बनते चले गए कल्ट पर कल्ट, कल्ट पर कल्ट, ये क्या था? ये गुलामों के संप्रदाय, इन सब में कोई ना कोई मालिक घुसा हुआ। इनको कोई मत व्यक्त करने का अधिकार नहीं किसी कल्ट में। कुछ बोले तो सीधे टीके पे गोली मारो। अब बताओ कैसे चलेगा? ये कल्ट काहे के लिए बनाए? जब इसे समझ जाओगे तो ये बनने भी बंद हो जाएंगे। और करना कुछ नहीं, आप किसी कल्ट से बोलो कि अपने अनुयायियों को एक नियम नीति निर्णय अपने कल्ट के या अपने राष्ट्र के या अपने देश के, कल्टों के तो देश भी है ना बने हुए, राष्ट्र बसे हुए, इस्लामिक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, सब बने हुए, बौद्ध राष्ट्र बने, माओवादियों के राष्ट्र, मार्क्सवादियों के राष्ट्र, गांधीवादियों के राष्ट्र, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सब बने हुए, इनके राष्ट्र भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अगर अपने अनुयायियों को नियम नीति निर्णय, अपने संप्रदाय के नियम नीति निर्णय, अपने राष्ट्र के नियम नीति निर्णय पारित और खारिज करने का यदि ये मताधिकार दे दें तो ये कल्टिज्म ही नष्ट हो जाएगा।
इसीलिए हमने कहा महालोकतंत्र लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कल्ट रहेंगे, कल्टों के आपसी संघर्ष भी रहेंगे, एक दूसरे पर हमले भी रहेंगे। एक देश दूसरे देश पर हमला करता रहे, एक कल्ट दूसरे कल्ट पर हमला करता रहे, क्योंकि ये सांस्कृतिक संप्रदाय नहीं, संस्कृति तो निजता की बात है, इसलिए ये कोई इस तरह का सांस्कृतिक संप्रदाय बनता नहीं, ये सब फर्जी है। लोग अपनी अभिरुचि दिन से सुबह से लेकर शाम तक में 10 बार बदल जाती है, तो क्या 10 कल्ट में जाएगा वो? अगले दिन फिर 10 कल्ट में। इसका मतलब ये कल्ट बनाया नहीं जा सकता संस्कृति का। सांस्कृतिक मामलों के, इसीलिए इसका एक प्रस्ताव है शायद 94, जो निजी आचार की स्वतंत्रता, निजी सांस्कृतिक आचरण की स्वतंत्रता भी देता है। 111 प्रस्ताव, 111 में ये भी एक प्रस्ताव। तो निजी सांस्कृतिक आचरण की यदि स्वतंत्रता है तो ये कल्ट कैसे बनेगा? संभव ही नहीं। तो बात बड़ी साफ है कि कल्ट कैसे पैदा हुआ, ये आप कारण समझ लिए। कल्ट बन क्यों रहा है, ये बात साफ हो गई। अब इन कल्टों का समाधान क्या है, ये भी बात साफ हो गई। बस महालोकतंत्र लाओ, इनको नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का जनता को मताधिकार दे दो, और फिर देखो कोई कल्ट बचे तो हमको बताना, काम ही खत्म हो जाएगा। सारी अर्थव्यवस्था इनकी सहमति से यदि चलने लगेगी तो किसी को आर्थिक गुलामी की स्थिति ही नहीं रहेगी। बस यहीं से गिरोह बनाने की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि गिरोह बनाने से फायदा जो मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा उन लोगों को जो लोग बना रहे हैं। आप इसे बना के दे दीजिए, वो ना बने के समान ही रहेगा। बनाओगे भी तो कोई उन्माद ना होगा, उसका बड़ा हल्का फुल्का रहेगा। चाहे इतने आप बना डालिए, उनका कोई संघर्ष भी नहीं रहे, और उनमें खूब आपाधापी भी इधर से घुस के उधर चले जाए, सुबह यहां है, शाम वहां है, दोपहर वहां है, रात वहां है, ऐसा हाल हो जाए। हर संप्रदाय में इतनी तेजी से ट्रांसफर होंगे लोग कि उस संप्रदाय का कोई मतलब ही नहीं रह जाए। तो बात बहुत साफ है कि गलती कहां हो रही है। इसीलिए हमने कहा कि 53 नंबर प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण है विषय में, खासतौर से प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में जो सम्यक है। इसका हल भी आप समझ गए होंगे कि वास्तव में 53 नंबर प्रस्ताव यानी महालोकतंत्र जो 12 मताधिकारी बनाता है, 6 मताधिकार शासन सत्ता उलट पुलट के और 6 मताधिकार शासन व्यवस्था नियम नीति निर्णय को पारित खारिज करने, बात समाप्त हो जाती है। तो जितने रामनामी संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, कृष्ण के संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, फला संप्रदाय और ढेका संप्रदाय, ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय, राधा स्वामी संप्रदाय, निरंकारी संप्रदाय और जाने कितने संप्रदाय और कितने भविष्य के और बकाया संप्रदाय, हजारों की संख्या। इनको सबको जब आप देखोगे तो ये मुखौटे हैं, ये धोखार हैं, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। ये संगठित गिरोह है जिनका अस्तित्व जल्दी ही समाप्त हो जाएगा जैसे जैसे जनता की सहमति से नियम नीति निर्णय पारित खारिज होने लगेंगे। यानी महालोकतंत्र जैसे जैसे प्रतिष्ठित होगा, आगे बढ़ेगा, लागू होगा, वैसे वैसे ये कल्टों के संघर्ष भी समाप्त होंगे और कल्टों का अस्तित्व भी। अस्तित्व कोई होगा भी तो इतना नगण्य होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी तेजी से आदमी इधर का उधर ट्रांसफर हो जाएगा।
अभी तो कोई इधर उधर जाता है तो एक दूसरे को मारने घसीटने में लगते हैं, जाने नहीं देते। आप जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड में घुसना सरल हो सकता है लेकिन निकलना कठिन है, वो मार डालते। ये सब अंडरवर्ल्ड नहीं है क्या, ये कहेंगे निकलने वाले को मारते हैं। और गिरोह सब अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए दुनिया भर की बातें इधर उधर की बता के गिरोह पर गिरोह। अरे मताधिकार दे दो तो सब गिरोहबाजी भी खत्म हो जाएगी। मताधिकार दे दो, सब अपने आप ही जिसको ज्वाइन करना होगा करेगा, नहीं करना ना करे, क्या करना। हम लोगों ने न्याय समाज का गठन कर दिया, कहा कि सबको मताधिकार प्राप्त है। न्याय धर्मसभा पार्टी बना दी, कहा इसके जितने भी सदस्य हैं सबको मताधिकार प्राप्त है। अपना अपना बनाओ नियम कानून, खुद ही पारित खारिज करते रहो और बनाने में दिक्कत न जाए उसके लिए गाइडलाइंस दे दिया 111 प्रस्ताव कि हाँ ज्यादा टेंशन न लो, ये बता दिया है, इसी में से पारित खारिज करते रहना अपना। भाई टॉपिक दे दो ना बच्चों को, ये रहा टॉपिक, गाय पर बता दिए, गाय पर निबंध लिखने, कहीं बैठे रहेंगे कलम लिख, गाय पर निबंध लिख, तो निबंध के सब्जेक्ट दे दिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी बना था। अब कहा आपने देखो, खूब पढ़ो समझो बहसो, और जो अच्छा लगे उसे पारित कर लेना, जब ना अच्छा लगे खारिज भी कर देना। हमारा कोई आग्रह नहीं है कि उनको तुम पकड़े बैठे रहो, जब अच्छा लगे पारित कर लो, जब अच्छा लगे खारिज कर लो, और फिर अच्छा लगने लगे तो फिर पारित कर लेना वापस। दिक्कत क्या है इसमें, सरल है जीवन। तो ऐसे हैं सरल 111 प्रस्ताव न्याय की। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये प्रश्न वैसे अच्छा था, सम्यक जी ने ठीक पूछा, ये राष्ट्र में ही सांप्रदायिक उपद्रव है क्या, ये तनाव क्यों बढ़ रहा है, सांप्रदायिक तनाव। तो आज की सभाएं समाप्त की जाती है, क्योंकि लाइट भी बारंबार डिस्टर्ब कर रही है और आज का समय भी हो गया है। अब अगले रविवार को पुनः किसी नए विषय के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। आप सब लगातार इस पर बने रहें, शेयर करते रहें, जन जन तक पहुंचाते रहें। बहुत कुछ आपका जीवन धन्य होगा इन बातों से, बहुत कुछ आप समस्याओं से निवृत्त हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।